लगातार एफ&ओ जंक्शन के जरिए हम आपके पास कुछ बेहतरीन शेयर भी लेके आते रहे हैं और साथ ही साथ इंडाइसिस पर जो व्यू लेके आते हैं वो तो बेहद ही शानदार था। हमारे मेहमानों ने जब गिरावट हुई तब बताया, जब तेज़ी हुई तब बताया, जब स्विंग हो रहा था तब भी बताया। और आज हम थोड़ा और एक पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक पोल करवा लिया। हमने एक्चुअली अगले 2 महीने का पूरा एक लेखा जोखा, एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है। यानी कि आज है 12 सितंबर और 12 नवंबर दिवाली तक के लिए बाज़ार की दिशा और दशा क्या रह सकती है, उसको लेकर 3-4 सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे हैं। एक काम करते हैं, पहले पोल आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत को भी कनेक्ट करेंगे और उनसे भी ज़रा समझेंगे वो किस जगह पर आके खड़े होते हैं। हमने ये पहले पूछा कि दिवाली पे मार्केट क्या 20,000 के ऊपर कितना तेज़ हो जाएगा, यानी कि अगले 2 महीने में कितनी तेज़ी लगती है। तो 20,500 पे मेजॉरिटी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आ जाएगा। ये 55% है। 800 तक आते आते संख्या और बड़ी कम हुई है और 21,000 आते आते संख्या बेहद कम हो गई, यानी कि 20% है। हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 500 पॉइंट का मूव मिलेगा। क्या ये एक तरफा हो जाएगा? नहीं, ये हो सकता है डिप के साथ भी आपको मिले, लेकिन आप मान के चलिए दिवाली तक आप हो सकता है 20,500 निफ्टी पे देख लें। ये मोटा मोटी कंसेंसस है। फिर हमने पूछा कि क्या 22,000 आ जाएगा, क्योंकि आज हम खड़े हैं 20,000 पे, सिर्फ 10% की कैलकुलेशन मांग रहे हैं आपसे, क्या आ जाएगी दिवाली तक? तो उसका जवाब था ना। नहीं कहने वालों की संख्या ज़्यादा है, देख रहे होंगे 65% लोगों ने कहा है, और हाँ कहने वालों की संख्या है 35%। यानी कि ये इन दोनों क्वेश्चन से साफ हो गया है कि 20,500 तक का तो रास्ता साफ है मार्केट का, लेकिन उसके बाद कठिनाई का दौर शुरू हो सकता है मार्केट 21,000 भी ना पहुंचे, हो सकता है 22,000 भी दिवाली तक ना आए। ये पोल ये बता रहा है। हाँ, 20,500 हो सकता है, 20,800 तक मैक्सिमम आप चले आए। ये अभी तक के लिए पोल का बात है और अगले 2 महीने का एक मोटा मोटी आउटलुक आपके सामने है। फिर हमने स्मॉल कैप शेयरों के बारे में पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए, मुनाफा वसूल कर लें, इससे बने रहें। बने रहने वालों की संख्या काफ़ी कम है, वो 35% है। जैसे इसका डबल है, करीब करीब 65 से 70% कह रहे थे कि मुनाफा वसूल लिया जाए। अगर छोटे मझोले शेयर्स में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ा वो चेंज करना चाहिए, स्टांस को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बड़े शेयर्स में आ जाइए, प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठ जाइए, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर स्मॉल और मिड कैप पे ना रखिए। ये एक ही दिन के अंदर जो मार्केट ने हल्का सा शेक किया, देखिए आज इंडाइसिस वहीं आ गए हैं, लेकिन शेयर्स वहीं नहीं आए हैं मिड कैप स्मॉल कैप के। तो इसलिए इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हमने ये बात भी पूछी कि बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का भी हमने एक आकलन करवाया और उनसे पूछा कि बैंक निफ्टी के अंदर आगे के टारगेट क्या आते हैं। और एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है कि निफ्टी अगर 500 पॉइंट भागेगा तो बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट भागेगा। रेशो रहती है 1:3 की। तो यही कैलकुलेशन के बेसिस पर एक्सपर्ट्स का मानना था कि 47,000 से 48,000 के बीच में आने के चांसेस बहुत है बैंक निफ्टी के। अगर 20,500 आएगा तो यहाँ पर हम खड़े 45,500 पे 1,500 से 1,800 पॉइंट जुड़ेंगे तो आप 48,000 के अंदर आ जाएंगे। ठीक, लेकिन क्या उसके बाद चलेगा? संख्या एकदम से गिर गई, 75 से सीधा 15% पे आ गए कि 48 से 50 जाने के चांसेस कम है। और 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा उसका तो बेहद कम चांसेस है, सिर्फ 10% लोगों का अभी ये मानना है। तो आप ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने डाटा में, अपने ट्रेड के अंदर रख सकते हैं इस पोल के ज़रिए कि देखिए कहाँ तक बाजार जाएगा। मार्केट 20,500 तक जाएगा, बैंक निफ्टी 48,000 तक जाएगा। इससे ऊपर के दावे अभी नहीं किए जा रहे हैं। ये अगले 2 महीने का पोल हमने आपके सामने रखा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कल के मेहमान का, अजीत मिश्रा का। उसके बाद फिर हम आज के मेहमान प्रशांत सावंत से करेंगे बातचीत। बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक नए लेवल्स पे आके खड़े हो और उसके बाद ट्रेड करने के लिए रिकमेंडेशंस आ जाए, लेकिन फिर भी हमारे मेहमानों ने हिम्मत दिखाई, कुछ अच्छे शेयर्स बेचने खरीदने दोनों के लिए दिए। जैसे निफ्टी बैंक पे कल एक कॉल दी गई थी 45,500 की, आपको ध्यान है 330 का रेट था, हमने नोटिस करवाया था आपको, और इसके अंदर करीब 50% का रिटर्न आपको मिल गया। बैंक निफ्टी कल अच्छा चला, डेज हाई पे बंद हुआ, आज भी ओपनिंग गैप के साथ हुई है। हमने फिर भी ये जो प्रॉफिट डाला है ना 50% का, ये 12 से 12 डाला है। इसके अंदर आज के स्विंग को भी कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं आज के स्विंग को हटा दूँ ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा परसेंटेज, लेकिन हमारा मानना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें रखिए। बिरला सॉफ्ट बेचने के रिकमेंडेशन 2%, एमसीएक्स बेचने के रिकमेंडेशन 1%। ये कुछ एक स्टॉक्स थे जो कल हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े थे और वहाँ पर आके बेचने के रिकमेंडेशन भी काम आ गई आपके। तो इसलिए इस कार्यक्रम के साथ बने रहना। इस कार्यक्रम से जो कॉल्स निकलती हैं वो अपने निशाने पर लगती हैं, ऐसा आपने कई बार अनुभव किया है।
खैर, नितिन गडकरी की एक बाइट आपको और सुना देते हैं, जो ये कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए जीएसटी 10% और बढ़ाया जाना चाहिए। एक बार पहले वो सुन लीजिए। ध्यान रखना होगा M&M जैसे शेयर्स पे उनका डीजल वर्जन बहुत बड़ा है। पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूँ। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। देखिए, कमर्शियल की बात अलग है। कमर्शियल इस देश की ज़रूरत है, इसलिए कमर्शियल्स पे अगर टैक्सेशन बढ़ाने की बात है, ऐसा नितिन गडकरी नहीं कह रहे, लेकिन वो पोल्यूशन को लेकर सचेत करना चाहते हैं, इसलिए पैसेंजर व्हीकल्स पे ज़्यादा फर्क आएगा। कहने को तो अशोक लीलैंड के सारे प्रोडक्ट डीजल के हैं, कहने को तो टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल डिवीज़न है वो सारा डीजल का है, लेकिन आपको उन शेयर्स में ज़्यादा तकलीफ नहीं दिखेगी। ज़्यादा तकलीफ दिखेगी जिनका पोर्टफोलियो पैसेंजर का और डीजल बेस्ड है, जैसे कि M&M सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें से एक है। ठीक है, तो आप इन शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली M&M पे। टाटा मोटर्स वगैरह भी डेज लो पे आए, इनका भी एक्सपोजर है डीजल के अंदर। एक बार आप काम कीजिए, आइशर और आइशर मोटर भी एक बार दिखाइए जरा। एक बार आप फोर्स मोटर भी दिखाइए। फोर्स मोटर नाम की कंपनी है, आइशर भी दिखाइए, फोर्स मोटर भी दिखाइए। सर थोड़े बड़े शेयर्स में आपको दिखा रहा हूँ जिनके टिकट साइज़ थोड़े बड़े भी हैं। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हैं, इसके अंदर एक कंपनी और है अशोक लीलैंड, आप उसको भी जरा दिखाइए। 1 मिनट के इसको जरा चेक करवा देते हैं, अशोक लीलैंड। ठीक है, डन। तो ये ज़्यादातर शेयर्स आपको देख रहे होंगे डेज लो पे हैं। ऑटोज़ के अंदर कल परसों जो दम बना था वो वापस गुम होता दिख रहा है, और ये जो खबर है नितिन गडकरी बोल रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के अपनी बात रखते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपने कई शेयर्स में देखा भी है। इसके उलट जैसे पराग जैसे शेयर्स भी उन्हीं के ही दम पर काफ़ी तेज़ी से चले जब उन्होंने बायोफ्यूल और एथेनॉल को लेकर अपनी वकालत की थी। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा उस पोल से कनेक्ट करते हुए आज का और थोड़ा आगे वाले समय का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं प्रशांत सावंत से निफ्टी के रिगार्डिंग। प्रशांत जी, शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी के बारे में बताइए, आपका स्टांस क्या है, आपका स्टैंड क्या है और अभी क्या करना चाहिए। फिर बैंक निफ्टी के बारे में अलग से पूछूंगा सर। डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज जहां हम ओपन हुए 20,100 और फ्यूचर्स की बात करें तो 20,130 के करीब, मुझे लग रहा है कि एक इमोशनल टर्बुलेंस अब मार्केट में चलेगा, क्योंकि हम 20,000 के ऊपर है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 20,250 तक हम जा सकते हैं, बट अगर हम अपसाइड देखें तो हार्डली 130-40 पॉइंट मुझे लग रहा है जहां से एक डिप आ सकती है। मैं रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां से एक डिप आ सकती है। तो फिलहाल हमें करना क्या होगा, अभी हम 20,070-80 के जोन में चल रहे हैं फ्यूचर्स में। मेरे हिसाब से आपको आज का जो डे लो बना है करीबन 19,970 के आसपास, उसके जस्ट नीचे यानी 19,950 फ्यूचर्स में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाए तो आप निफ्टी में प्रॉफिट बांध के बाहर आ जाइए। जब तक ये इंटैक्ट रहे यानी 19,950 फ्यूचर्स में इंटैक्ट है, आप ट्रेल कर सकते हो। और जैसे प्राइस ऊपर जाए आप 40-50 पॉइंट से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। मुझे लग रहा है ओवरऑल आज जो लो बना है ये एक पैनिक लो है। ये जब तक इंटैक्ट रहे, मुझे लग रहा है हम जो मैंने पोजिशनल टारगेट दिया है इस स्विंग के लिए 20,250 फ्यूचर्स में, वहां तक हम जा सकते हैं। तो उस टारगेट के लिए मैं होल्ड करना चाहूंगा, बट डाउन साइड सिस्टम में मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होगा 19,950। तो ये मेरी निफ्टी पे राय है। और अगर मुझे 20,200-230 के जोन दिख जाए तो मैं स्ट्रेट प्रॉफिट बांध लूंगा, मैं और वेट नहीं करूंगा। ओके, डन। मैं बैंक निफ्टी पे आपके पास वापस से लौट के आऊँगा, लेकिन एक बार मैं खबर को वो रिपीट कर दूँ। हमने आपको अच्छे से बताई है, नितिन गडकरी की बाकायदा बाइट भी सुनवाई है। मैं एक काम करूँगा, एक बाइट को ना वापस से ज़रा प्ले कीजिएगा। ये जो 10% अतिरिक्त जीएसटी की बात है ना, उसको पोल्यूशन जीएसटी के नाम पर बोल रहे हैं। बोले पोल्यूशन टैक्स के तौर पर कमर्शियल गाड़ियों मतलब डीजल गाड़ियों से लिया जाए। मैंने कमर्शियल गलत वर्ड इस्तेमाल किया। डीजल इंजन पर ख़ास तौर पर लगाया जाएगा। मैंने कहा कि पैसेंजर के तौर पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन M&M का है। टाटा मोटर्स का नॉन कमर्शियल अगर छोड़ दिया जाए तो इनकी सफारी, हायर और इस तरह की कुछ एक बड़ी गाड़ियाँ वो डीजल बेस्ड है, इनका पेट्रोल वर्जन नहीं होता। फोर्स मोटर के पास बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। आप अमूमन स्कूल की गाड़ियाँ या एम्बुलेंस इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं ये फोर्स मोटर की होती हैं।
ट्रैवलर आपने नाम सुना होगा इसका अच्छे से, ये फोर्स मोटर का है। और अशोक लीलैंड के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि 3-3.5% तक की गिरावट है। एक बार नितिन गडकरी का मैं वापस से आपको बाइट सुनाता हूं और उसके बाद हम कुछ और जानकारी आपके सामने रखेंगे। पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूँ। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% GST लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। ये जो मंच है ये भी सियाम का मंच है, जो कि ऑटो का एक ग्रुप है। दूसरा, नितिन गडकरी बोल रहे हैं, देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो कोई बात हल्के में लेते ही नहीं, कोई बात कहते भी नहीं इस तरह से, ना ही पॉलिटिकल मंच था ये कॉर्पोरेट का मंच था जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और ये बात वो बहुत पहले से बता रहे हैं, ये रिपीट है ऑलमोस्ट। वो ये कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों को धीरे धीरे करके खाली करना होगा, उन्हीं की जगह पर आगे चल के ईवी या कुछ और बड़ी गाड़ियाँ जगह लेंगी। हमारे चैनल में दो मेरे सहयोगी हैं जो कि ऑटोज़ को कवर करते हैं। पहला है सृष्टि, जिनसे लगातार आपको ऑटो नंबर्स और जब कोई नई चीज़ें लॉन्च होती है वगैरह हम आपको दिखाते हैं। साथ ही सुमित भी मेरे साथ जुड़े हैं और उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं कि ये इसके मायने क्या है, ये इतना आसान है या फिर लगा दिया जाएगा, चुनावी साल है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। तो एक एक करके सवाल लेते हैं। सृष्टि, पहले तो मेरे को ज़रा कॉर्पस आप बता पाएंगे, टोटल इस समय गाड़ियों में से डीजल गाड़ियाँ कितनी हैं, सबसे बड़ा क्या M&M प्लेयर है पैसेंजर के अंदर, और दूसरा ये 10% की जो बात की जा रही है कितनी फिजिबिलिटी रखती है? आप तो इंडस्ट्री से बात करते होंगे। दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगी, कितनी फीजिबिलिटी लगती है। तो आज नितिन गडकरी जी ने बयान में साफ किया कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे, जो कि काफ़ी अहम है, क्योंकि कई समय से हम जो पुश था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर उसके बाद हाइब्रिड्स पे, और साथ ही वो डीजल की गाड़ियों का जो कंजम्पशन है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको कम करने की कोशिश लगातार, ऐसे कुछ बयान लगातार उनकी तरफ से आ रहे थे। और आज जब उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे ही मीटिंग है वित्त मंत्री के साथ, जहाँ पे ये वो पूरा प्रपोजल जो है सामने रखेंगे, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आज शाम ही ये प्रपोजल सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वो देखने वाला होगा कि कितना समय लगता है इस पूरे ट्रांजिशन में। अब कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं तो 3 अहम कंपनीज जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिस्टेड स्पेस में से हैं। सबसे पहले M&M, यहाँ से 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनका डीजल गाड़ियों से आता है। क्यों? क्योंकि M&M की गाड़ियाँ पावरफुल कहलाई जाती हैं, ऑफ रोडिंग के लिए ली जाती हैं, उसके लिए डीजल इंजन ही जो है उनको अच्छी तरीके से पावर दे सकता है। तो 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है M&M के पूरे पोर्टफोलियो में से देखेंगे, और साथ ही M&M के ट्रक्स भी आते हैं। इसके लिए जो है हम देख रहे हैं कि M&M के लिए ये काफ़ी बड़ी खबर साबित हो रही है। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे JLR और साथ ही भारतीय कारोबार में जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे भी उनका जो उनका डीजल से कंट्रीब्यूशन है वो करीब 20 से 25% के करीब आता है। पर जानना काफ़ी अहम होगा कि सीवीज इस पूरे एम्बिट में आते हैं या नहीं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल आप अगर समझें तो बहुत ही ज़्यादा उनका डिपेंडेंस है पूरे डीजल पोर्टफोलियो को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का रेंज वो देते हैं, जो पावर देते हैं, वो डीजल गाड़ियाँ ही ले पाती हैं। हालांकि कुछ समय से अभी थोड़ा CNG कंट्रीब्यूशन भी आना शुरू हुआ है, पर CV पे क्या कुछ बयान निकल के आता है या सिर्फ ये पैसेंजर व्हीकल के लिए है, देखना काफ़ी अहम होगा। पर मारुति की बात करें तो उनके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है और उन पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुछ समय पहले ही मारुति ने अपनी डीजल गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद कर दी थी। तो पेट्रोल और हाइब्रिड और CNG पे ही मारुति का पूरा पोर्टफोलियो है। तो M&M और टाटा मोटर्स पे खास तौर से नजर रखिए। हमको एक्सपोजर के बारे में भी जानकारी दी। आप ये भी कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों पे M&M का स्टेक काफ़ी बड़ा है। अब हम एक अपने दूसरे सहयोगी सुमित के पास भी चलते हैं और उनसे ज़रा ये पॉलिटिकल सेंस लेने की कोशिश करते हैं। सुमित, ये चुनावी साल है, आपको भी मालूम है, नितिन गडकरी जो भी बात बोलते हैं काफ़ी नपे-तुले अंदाज में बोलते हैं और उनकी ज़्यादातर बात कही हुई ठीक भी निकलती है आगे चलकर, देर सवेर आती ज़रूर है सिस्टम में। तो मान के चले कि डीजल गाड़ियों का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम होगा और अभी थोड़ा दबाव रहेगा।
हम ये देख सकते हैं कि कुछ डर पैदा किया गया है एडिशनल टैक्स के बारे में, बट ये कहा है ना कि आज बातचीत हो जाएगी तो थोड़ा इसका अनुमान लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ने वाली है। पर हालांकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि ये कह सकते हैं कि एक बातचीत भी हो सकती है, पर इंडस्ट्री खुद ही काफ़ी प्रोडक्शन कम कर रही है। 50% की ज़्यादा जो गाड़ियाँ थी 2014 से ज़्यादा में डीजल थी, अभी सिर्फ 18% रह गई हैं और अभी इंडस्ट्री को बोला गया कि आप खुद कम करें वरना हमें और टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो अंदेशा दिया गया है ये कि ऐसा करिए वरना हमें आप पे जोर लगा करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इमीडिएटली नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर चाहते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल का जो अनुपात है कम आए। ये देखने वाली बात हो कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल इंडिया में अभी जो है डीजल पे ही चलते हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं होता। हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन तो है ही नहीं और बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नहीं हैं। शहरों में डीजल बसें कम हो रही हैं, वो हम जानते हैं, पर यहाँ तक हमें लगता है कि पैसेंजर व्हीकल की बात ही हो रही है और वो चाहते हैं आने वाले समय में पैसेंजर व्हीकल, एसयूवीज और कार कम आए और इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आए। तो इसका फ़र्क पड़ेगा काफ़ी कंपनी को जो इलेक्ट्रिक पे काम कर रही हैं। तो डीजल अभी कम हो रहा है और कम होगा, इस ये कह सकते हैं कि धमकी भी मिल रही है उनको। तो डीजल और कम होगा, इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जम्मू में जो लिथियम आयन रिजर्व मिले हैं उनको भी निकालने की कोशिश है। तो पूरी इकोनॉमी एक तरह से अलग दिशा में जा रही है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बयान है आज। अमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, डर का माहौल है, लेकिन इतनी जल्दी से डीजल गाड़ियों को सिस्टम से हटा दिया जाएगा थोड़ा असंभव सा दिखता है। धीरे धीरे करके हाँ उनको जगह दी जाएगी। आप अपने मन में ये बात धारणा कर सकते हैं कि आने वाला युग डीजल का कम और ईवी का थोड़ा ज़्यादा है। इसी हिसाब से चर्न करके कंपनी को रिवैल्यूएट करिए। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी चुप करके बैठी हैं, ये अपने ड्राइंग रूम में बैक टू बैक काम कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होने के लिए आ रही हैं। और आपने कईयों का तो बदलाव भी देखा, मारुति सबसे पीछे था ईवी में, अब सबसे आगे निकल गया है। हम अब शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। आज के ताज़ा खरीदारी वाले दो शेयर हैं, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक। प्रशांत जरा स्पीड से आप बताइएगा, बहुत सारे शेयर्स पूछने हैं 2-4 मिनट में ही। डिम्पी जी, टीसीएस जहां तक देखूं तो मुझे एक वीक मार्केट पे अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है और अभी हम करीबन 3540 पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप 3490 ऑलमोस्ट जस्ट 1% के ऊपर रिस्क रख के बने रहिए 3490। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी करीबन 3650 3675 इन लेवल तक जा सकता है, तो बिल्कुल इसे बाय लिस्ट में रेकमेंड करूंगा मैं। नेक्स्ट पिक जो आईसीआईसीआई बैंक है वो मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे आया है और आज का जो हाई बना हुआ है 995, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इसके ऊपर ही बाय कीजिए, तो कंडीशनल बाय अबाउट 995। स्टॉप लॉस होगा 980 980 और टारगेट वहां से आप 1030 का पकड़ के चल सकते हो, बट 995 के ऊपर कंडीशनल बाय। ठीक है, टीसीएस पे सीधा बाय, आईसीआईसीआई बैंक पे कंडीशनल बाय। अगर आपको जमता है तो ठीक है, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन टीसीएस एक बेहतर शेयर है। आपको ध्यान होगा 10 बजे आज राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भी 3 कॉल्स में से एक टीसीएस था। और हम भी कई बार कह रहे हैं आपको कि अब आईटी का और एफएमसीजी का समय आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टीसीएस एक सीधी कॉल, आईसीआईसीआई बैंक है। दूसरी से 2 ट्रेड और है, एक है आईटीसी और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। जरा जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। जहां तक मैं बात करूं तो बेस डेफिनेटली बन चुकी है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो करंट एक 440 का जो बीच में लो बना हुआ है, ये आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना होगा 440 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है यहाँ से जो टारगेट आपको मिलना चाहिए वो 465 फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर 470, यहाँ तक ये स्टॉक कंफर्टेबली जा सकता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर मैं देखूं तो इसको मैं छोड़ देना चाहूंगा एक रेजिस्टेंस पे, और मैं रेजिस्टेंस पे बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। और चारों ही दिन से एक जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद इसी रेजिस्टेंस पे स्टॉक अटका हुआ है, तो फिलहाल इसको मैं ड्रॉप करना चाहूंगा। ठीक है, तो 3 शेयर हो गए हमारे पास तेज़ी के, जिसमें टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक है और आईटीसी है। अल्ट्रा को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तीनों के लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। आईसीआईसीआई कंडीशन के साथ है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, स्पीड से लेके आइए। प्रशांत जी, आरबीएल बैंक है और बीईएल है, इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए। डिम्पी जी, आरबीएल बैंक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है मुझे, और मेरे हिसाब से यहाँ कोई शॉर्ट करना चाहे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 228 होगा। थोड़ा रिस्क ज्यादा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं शॉर्टिंग को अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो टारगेट है वो 214 का है, तो 1:1 भी हार्डली फिट हो रहा है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन डेफिनेटली है, कोई शॉर्ट है तो बने रहे, बट फ्रेश शॉर्ट के लिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है।
और जहां तक बीएल की बात है वो भी एक सपोर्ट पे आ रहा है जो कि होगा 130 132 का। तो दोनों को ही मैं शॉर्टिंग के लिस्ट से फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है डेफिनेटली, बट क्योंकि सपोर्ट पे इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, बीएल को तो सिरे से खारिज हो गया। आरबीएल के अंदर जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है थोड़ा और खिसक के नीचे आ सकता है, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन ट्रेड एक्चुअली में बनता नहीं है, इसलिए बहुत चीज़ों को हम बहुत साफ साफ भी कर रहे हैं। लेकिन कल के कल सारे के सारे रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगे। प्रशांत जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, समय बचेगा तो अनवाइंडिंग भी पूछूंगा। जी डिम्पी जी, एक पिक मेरा होगा एक्सिस बैंक। एक वीक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बिल्कुल 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 988 स्पॉट क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस होगा, और पोजिशनली में ये स्टॉक 1030 से लेके 1040 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक होगा सीजी पावर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 425 स्पॉट 425। टारगेट मेरा होगा 470 से लेके 475 का। ठीक है, दूसरा शेयर आपका सीजी पावर है, ये लीग से थोड़ा हटा हुआ है। एक्सिस बैंक के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, कल इसका ट्रेड भी काफ़ी अच्छा था। आज जो हमने शेयर्स आपको बताया ना, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए कि हम 20,000 के लेवल पे खड़े हैं, आपको जो एक काम करना है जो आप खुद से कर सकते हो, और कोई काम अपने आप से नहीं कर सकते आप सिर्फ अपना सौदा खुद से पंच कर सकते हो, और वॉल्यूम अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने आप से तय कर सकते हो। मार्केट के भाव आपसे तय नहीं होंगे, वो मार्केट ही तय करेगा। इसलिए जो अपने हाथ में है उसको अच्छे से करो मैनेज, और जो मार्केट के हाथ में उसको मार्केट के हाथ में छोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होता है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए और जल्दी जल्दी सभी शेयर्स बताने के लिए। तो इन सभी शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे।